हेलो। हेलो। देखिए, संस्कृत वर्णमाला संस्कृत भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, लिरी, ये पांच हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर बड़े मात्र आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आठ दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार से पांच और आठ 13 स्वर है। दोनों मिला के पांच जो है हर्ष स्वर छोटा मात्रा है, और आठ जो है दीर्घ, तो आठ पांच 13, तो स्वर वर्णों की संख्या 13 है। तो इस प्रकार से क वर्ग परीक्षा में पूछा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ या उष्म, इसमें से पूछा जाता है क वर्ग को लिखना है। तो क वर्ग में लिखना है आपको क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार से इसमें क वर्ग में पांच वर्ण है। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ, ये पांच इसमें भी है। ट वर्ग में पांच वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, अण, पांच। इस प्रकार से इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा आपको जैसे सुविधा होती है इसके अनुसार से पढ़ सकते हैं। तरबूज के ता, तर, थर्मस के था, दवात के दा, धनुष के धा, नल के न, ये पांचवा है। प वर्ग, पतंग के पा, फल के फा, बकरी पा, भट्टक भा, मछली के मा, इस प्रकार इसमें पांच है। अब इस प्रकार से योग स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर कितना है 25 है। स्पर्श व्यंजन कितना है 25 है। ये जो हर वर्ग के पांचवा वर्ण है इसको अनुनासिक बोलते हैं। अंगा, या, अणा, ना, मा, ये अनुनासिक वर्ण है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी वर्ण पूछे, प वर्ग को लिखना है तो प, फ, ब, भ, म इसको लिखेंगे। उसी प्रकार से अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ में य, र, ल, व, ये चार है। अंतस्थ व्यंजन कितना है 4। उष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये चार है। तो इस प्रकार योग 8 है। तो इस प्रकार से वर्णों की कुल संख्या 13 स्वर है, 25 स्पर्श व्यंजन है, 8 जो है अन्य व्यंजन है अंतस्थ और उसमें व्यंजन, तो 8। तो कुल मिला के वर्णों की संख्या 46 है। तो इसको सभी को जानना है, वर्णों की कुल संख्या 46 है। तो परस्पर व्यंजन अर्थ के सहयोग से कुछ उदाहरण हैं, जैसे त, धन, द, त, दत्त, दत्तम, यहाँ पर और कुछ दिया है। व्यंजन तथा स्वर के योग के यहाँ संश्लेषण किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। स्वर तथा व्यंजन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना संश्लेषण कहलाता है। स्वर तथा व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनता है तो उसको संश्लेषण। जैसे यहाँ पर जियात, जियात है तो आधा जा, या, फिर इसमें आ स्वर है, फिर ता व्यंजन है, फिर आ। तो इस प्रकार से ज्ञात, ज्ञात, तो इस प्रकार इसमें यहाँ पर ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। स्वर और व्यंजन वर्ण को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको संश्लेषण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है तथा 33 व्यंजन है, तो इनकी कुल संख्या 46 है। तो सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल, ये इस प्रकार से चिन्ह हलंत चिन्ह होते हैं। ऐसा हल व्यंजन जिसके अंत में होता है उसे हलंत शब्द कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हल का चिन्ह न हो उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर बालक, बालक में कहीं पर कुछ नहीं है, तो क में स्वर वर्ण है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में कुछ अन्य चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, जैसे विसर्ग, विसर्ग में आह के मान, बाल कह, विसर्ग का उच्चारण आधे ह वर्ण जैसा किया जाता है।
अनुस्वार रामम, यह अनुस्वार माँ के स्थान पर आता है जब आगे व्यंजन वर्ण हो, जैसे बालका फलम खादती में फलम के माँ को खा के परे रहने पर अनुस्वार हो जाता है। ग्रामम याति, तो यहाँ पर देखिए ग्रामम में अनुस्वार याति। पुस्तकम लिखती, तो ये नियम क्या है, यह अनुस्वार माँ के स्थान पर आता है जब आगे व्यंजन वर्ण हो, जैसे यहाँ पर यह व्यंजन वर्ग है, व्यंजन वर्ण है तो माँ में क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। पुस्तकम लिखती, पुस्तकम माँ में अभी हलंत है, अब ला जो है व्यंजन है इसलिए पुस्तकम में अनुस्वार लगेगा, पुस्तकम लिखती। पुष्पम जिघ्रति, पुष्पम में यहाँ पर अनुस्वार है जिघ्रति। मालाम धार्यति कविमन्य, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर और देखिए संयुक्त व्यंजन हल, हल में देखिए शब्द रूपों तथा धातु रूपों में हल का प्रयोग जहाँ हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वह शब्द अशुद्ध माना जाता है। तस्मात् मगरात, यस्मिन कस्मिन विषय, ये ओपन के सभी विद्यार्थी और नवी के विद्यार्थी भी इसमें ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर संस्कृत में क्रिया के पुरुष के विषय में समझे, संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। कितने होते हैं पुरुष में, संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब दो व्यक्ति परस्पर बात करते हैं तो बात करने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है और बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष, तथा जिसके विषय में बात कही जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि उत्तम पुरुष अपने को मैं कहता है, उसके लिए अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष सुनने वाला होता है, उससे मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, उसे तू तुम कहा जाता है। इसके लिए युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। जिसके विषय में संस्कृत में बात कही जाती है वह प्रथम और अन्य पुरुष संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। जैसे उत्तम पुरुष में उदाहरण देखिए, उत्तम पुरुष में अहम मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। मध्यम पुरुष में त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दो, इवम माने तुम सो। प्रथम पुरुष में जैसे बाल का एक बालक, बालकौ, दो बालक, बालकौ, दो से अधिक बालक। इस प्रकार लकार देखिए, लकार माने धातु, किसी क्रिया के होने या करने के काल अथवा दशा को प्रकट करने के लिए संस्कृत में विभिन्न लकारों का प्रयोग होता है। जो क्रिया वर्तमान काल में होती है उसे प्रकट करने के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। यहाँ गम गच्छ धातु के लट लकार के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में अर्थ सहित दिए जा रहे हैं। जैसे प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष गच्छति, सह गच्छति, तव गच्छता, ते गच्छन्ति। स गच्छति माने वह जाता है, तव वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम गच्छसि, इवाम गच्छता, इवम गच्छत, तू जाता है, तुम दो जाते हो, तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष अहम गच्छामि, अवाम गच्छावा, वयम गच्छामा, मतलब मैं जाता हूँ, हम तो जाते, हम सब जाते हैं। इस प्रकार वचन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, एक जैसे एक बालक। द्विवचन दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए। बहुवचन दो से अधिक संख्या वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। तो इस प्रकार सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया रूपों का तीनों वचन होते हैं। तो इस प्रकार
ये आज का व्याकरण हुआ, तो सभी छात्र छात्राएं इसको ध्यान से समझेंगे। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और संस्कृत के वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा।